हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है साइंस के यानी विज्ञान की है, और एक क्लास आप लोगों की इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आप लोगों के 2-3 नंबर के आ जाते हैं। अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में 2 नंबर के पूछ लेते हैं, बहुविकल्पी में भी पूछ लेते हैं। तो एक क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को फुल देखिएगा। तो आइए देखते हैं, और जो लोग इस चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। इस पे आप लोगों का 1 नंबर का पूछ लेता है, या तो बहुविकल्पी में पूछ ले, या फिर अति लघुत्तरी में पूछ ले, या तो 2 नंबर का आप लोगों का लघुत्तरी में पूछ सकता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जो हमेशा अमावस के दिन होता है, ठीक, अमावस के दिन होता है, जब रात में चांद दिखाई देता है, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब जो चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं, तो चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक। अतः थोड़ी देर के लिए दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता, यही सूर्य ग्रहण है। आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इतना देखिएगा कि जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं, तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक। अब यहाँ चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये आपका चांद है, ठीक। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी की रात दिखाई देता है, यह पूर्णमासी की रात को दिखाई देता है। इस दिन जो है चाँद थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि चाँद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। देखिए आपका पृथ्वी है, चाँद यहाँ पे है आप लोगों का, चाँद और सूर्य के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी। तब क्या लग जाता है? हमारा चंद्र ग्रहण, ठीक है। आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए, इससे आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। अब इसमें विशेष बात क्या है कि पृथ्वी की छाया जो है, पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी बनती है, इसलिए चाँद पृथ्वी की छाया में काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है, अतः चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए होता है, ठीक। यानी चंद्र ग्रहण जो है अधिक समय के लिए रहता है। चाँद की छाया बहुत छोटी होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण अपेक्षाकृत का समय के लिए होता है। यानी चंद्र ग्रहण जो है बहुत अधिक समय तक रहता है और सूर्य ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए रहता है। किसी वर्ष पड़ने वाले चंद्र ग्रहणों की संख्या सूर्य ग्रहण की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, यानी सूर्य ग्रहण जो होता है काफ़ी कम लगता है और सबसे अधिक क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक। अब इसके जो है अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न है कि छाया बनने के लिए किस परिस्थिति का होना आवश्यक है, ठीक। यदि प्रकाश स्रोत अपारदर्शी वस्तु से बड़ा है तो छाया का बनना चित्र द्वारा दर्शाइए। सूर्य ग्रहण को समझाइए और इसे आँखों से क्यों नहीं देखना चाहिए, ठीक। इन सारे क्वेश्चन के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तब तक देख लेते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ के लेकर 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं, विज्ञान की और धर्म की, ठीक। विज्ञान ने जीवन के प्रारंभ के क्रम विकास के यंत्रवत प्रक्रिया के ही स्वरूप को स्वीकार किया है, जबकि धर्म एक अचानक घटित अलौकिक घटना के जीवन की उत्पत्ति का श्रेय देता है, ठीक। समझ गए आप लोग? आगे क्या है कि अमेरिका के जीव विज्ञानी स्टैनले लॉयड मिलर ने इस खोज को एक नई निश्चित दिशा दी। मिलर ने एक बहुत ही आसान प्रयोग के तहत हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनियम तथा जल वाष्पन का मिश्रण तैयार कर उसे जीवाणु रहित गैस कंटेनर से गुजरने का मौका दिया, ठीक। अब इस बीच इन गैसों का विद्युत ऊर्जा की गई, क्या किया गया? विद्युत ऊर्जा की गई। उनकी यह कल्पना जीवन के प्रारंभ के वक्त मौजूद वातावरण पर आधारित थी, ठीक। नतीजा क्या था
चमत्कारी निकला। ठीक, अब क्या हुआ कि मिश्रण जो है द्रव्य भूरे रंग का हो गया। जो यहाँ पे मिश्रण बनाया गया था तो वो क्या हो गया, भूरे कलर का हो गया, तथा उसमें अमीनो एसिड पाया गया। अमीनो एसिड, ठीक, जो प्रोटीन के मूल निर्माण तत्व होते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, और प्रोटीन जीवन का प्रमुख तत्व है। ठीक, प्रोटीन जो है जीवन का प्रमुख तत्व है। बाद में न्यूक्लिक एसिड भी इसी तरह पाया गया। ठीक, यही एसिड आनुवंशिक का सूचनाएं एकत्र कर उन्हें रूपांतरण का काम करता है। अब आगे फिर क्या है कि चार्ल्स डार्विन की मान्यता थी, चार्ल्स डार्विन जो ये भी एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन की मान्यता थी कि प्रारंभिक स्वरूपों से ही अनचेता जटिल प्राणी के किस्में उत्पन्न है। उसमें सुधार मूलतः प्राकृतिक परिवर्तनों के माध्यम से होता है। किससे? प्राकृतिक परिवर्तनों के माध्यम से होता है। यह चरणबद्ध और धीमा है। धूमकेतु की पूंछ का अध्ययन करने पर उसमें कार्बन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अणुओं के अस्तित्व का पता चला। ठीक, धूमकेतु क्या है मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिया हूँ। धूमकेतु क्या है, चंद्र ग्रहण ग्रह क्या है, ये सब आप लोगों को बता दिया हूँ। सूर्य क्या है, तो आप लोग फर्स्ट क्लास को देख लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर से देख लेते हैं कि धूमकेतु की पूंछ का अध्ययन करने पर उसमें कार्बन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अणुओं के अस्तित्व का पता चला। ये अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जड़ियों के निर्माण सहायक हो सकते हैं। ठीक, अतः कुछ वैज्ञानिकों ने संकेत दिया कि पृथ्वी पर जीवन के बीज धूमकेतु द्वारा वायु अंतरिक्ष से लाए गए हो सकते हैं। ठीक, अब अभ्यास प्रश्न इसके भी हैं कि विज्ञान और धर्म पृथ्वी पर जीवन को लेकर किस प्रकार के विचार रखते हैं। जीवन के लिए किन मुख्य घटकों का होना आवश्यक है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति का प्रमाण दिया। ऊपर ये सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, चार्ल्स डार्विन की क्या मान्यता थी, ये आप लोगों के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अगला पॉइंट है कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है, यानी पृथ्वी पर हम लोग तो रहते ही हैं, लेकिन क्या और ग्रहों पर जीवन संभव है, तो उस पर थोड़ा देख लेते हैं कि प्रशिक्षुओं ने दूसरे ग्रहों से आने वाले प्राणियों जैसे एलियंस तथा उड़न तस्तरी के बारे में सुना होगा। आप सभी लोगों ने सुना होगा एलियंस के बारे में। ठीक, आप लोगों ने फिल्म में भी देखा होगा। यह कोरी कल्पना नहीं है। ठीक, सदियों से मनुष्य ने अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में गहन अध्ययन किया है तथा इसके अस्तित्व को खोजने की कोशिश की है। किसकी? एलियंस और उड़न तस्तरी की। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा है। आकाश गंगा क्या है ये आप लोगों को पहली क्लास में बता दिया, आप लोग आकाश गंगा के बारे में जान सकते हैं। ठीक, ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों नक्षत्र और ग्रह हैं। ठीक, ग्रह भी बता दिया हूँ, ग्रह कितने हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर इन ग्रहों में एक भी पृथ्वी जैसा हुआ तो ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व की संभावना है। ठीक, ये जैसे पृथ्वी के जैसा अगर कोई और भी ग्रह होगा तो वहाँ पे जीवन की संभावना है, और वो ग्रह एक है जैसे मंगल है, वहाँ पे अभी भी उसकी खोज चल रही है, लेकिन अभी सही से उसका प्रमाणित नहीं हो पाया है। ठीक, तो जून 2008 में यूरोपियन खगोलविदों ने 42 प्रकाश वर्ष दूर 3 ग्रहों की खोज की जो आकार में पृथ्वी के समान ही थे। ठीक, 2008 में कब खोज की गई थी? 2008 में यूरोपियन खगोलविदों ने, ठीक, जो पृथ्वी के आकार की ही थी। यह जो खोज अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व की संभावना को बल देती है। इस प्रकार की खोज सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल
इंटेलिजेंट लाइफ, यानी इसको शार्ट में बोल सकते हैं सेटी। क्या बोलते हैं? सेटी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि किसी ग्रह के पर्यावरण में जीवन उत्पत्ति के सभी कारक उपस्थित हो तो ऐसे ग्रहों को हम पृथ्वी के समक्ष ग्रह कहते हैं। ठीक, ऐसे ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व की संभावना सबसे अधिक है। सन 1950 में परमाणु भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने तर्क दिया कि अगर एलियंस की संभावना इतनी अधिक है तो ऐसी प्रजाति ने अभी तक पृथ्वी से प्रकाश, ध्वनि या किसी अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में संपर्क क्यों नहीं किया? एक क्वेश्चन है। ठीक, अगर एलियंस हैं तो अभी जो पृथ्वी से प्रकाश, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो हो अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया? इसके विषय में सेटी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि एलियंस की अस्तित्व की संभावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन की संभावना खोजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आंतरिक के भेजे गए हैं। ठीक, रेडियो दूरबीन बनाई गई जो लंबे समय तक अधिक तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा तरंगों का पता लगा सके। 1977 में कुछ अस्पष्ट संकेत रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वह संकेत दोबारा नहीं मिले उसको ठोस प्रमाण दे सके। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने हार नहीं मानी और ब्रह्मांड में पृथ्वी के समक्ष बुद्धिजीवी सभ्यता की खोज जारी है। अभ्यास प्रश्न इससे रिलेटेड है कि ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति की संभावना क्यों है? खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? ब्रह्मांड में किन प्रकार के सिग्नल से संदेश भेजे जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को अगली क्लास में मिल जाएंगे। ठीक, वैसे भी यहाँ पे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। यहाँ से आप लोगों के पूछते जरूर है क्वेश्चन, चाहे बहुविकल्पिक हो या फिर अति लघु उत्तरीय के। ठीक, जून 1972 में स्पेस एंड स्पेस कमीशन भारत में स्थापित किया गया। कब किया गया? सन 1972 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक, 1 नंबर का आप लोगों है। ठीक, भारत में अन्य स्थानों पर भी अंतरिक्ष अभियान के लिए केंद्र स्थापित किए गए। अब देख लेते हैं बारी बारी से। द विक्रम सर्वी स्पेस सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSSC। ये कहाँ पे आप लोगों का पड़ता है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक, द इसरो सैटेलाइट सेंटर यानी ISAC, ये कहाँ है? बेंगलोर में। द सार सेंटर एट श्रीकोटा आइसलैंड, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC, इसको शॉर्ट में बोलेंगे SAC, द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ है? अहमदाबाद में। द डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट यानी DECU, ये कहाँ है? अहमदाबाद में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप लोगों का 1 नंबर बन सकता है। इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाओं में स्थापित किया जिनके उपयोग से कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने जो कई उपग्रह बनाए हैं। और उपग्रह का काम क्या है? उपग्रह क्या होते हैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में मिल जाएगी कि जो ग्रहों का चक्कर लगा उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं। और एक ऐसा उपग्रह है कृत्रिम उपग्रह जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं कि इससे क्या क्या लाभ है। मौसम की सही जानकारी के लिए, मौसम की सही जानकारी के लिए, खगोलीय प्रेक्षणों के लिए, ठीक, दूरदर्शन के स्पष्ट प्रसारण के लिए,
पृथ्वी के खनिज को सही जानकारी के लिए। ठीक, भारत ने 26 मई 1999 से 30 जून 2014 के बीच विभिन्न देशों के 40 उपग्रह प्रमोचित किए गए। इनका ब्यौरा साड़ी जो है यहाँ पे दिया गया है। मैं आप लोगों को स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। चलिए, हो गया। आगे क्या है कि विश्व में विभिन्न देशों ने अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिनकी जानकारियां 2.5 में है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोग अपने टाइम निकाल के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक जो आप लोगों की एक क्लास कंप्लीट होती है। ओके, फिर यहाँ देखिए, अब आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, बहुविकल्पी के क्वेश्चन, अति लघु 3, और ये सारे क्वेश्चन हैं लघु 3 के क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो आप लोग और भी क्लास को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आप लोग बारी बारी सारी क्लास को देखिए। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।